वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली थिएटर में रिलीज हुई एक जबरदस्त मलयालम मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है आडू जीवितम द गोट लाइफ, जिसमें पृथ्वीराज लीडिंग रोल पर है। अब मूवी के बारे में बात करें तो इट्स ए सर्वाइवल बेस्ड मूवी और सच में ऑस्कर भी कम है इस मूवी के लिए। स्पेशली पृथ्वीराज का बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन इट्स लाजवाब, माइंड ब्लोइंग। मूवी का ड्यूरेशन बहुत ही लंबा है, ऑलमोस्ट 3 घंटे के आसपास है मूवी और स्क्रीन पे बहुत ही स्लो चलने लगती है। लेकिन जब तक हम मूवी देख रहे होते हैं तो उस मूवी को, उस इमोशन को हम बहुत ही अच्छी तरह से कनेक्ट होते हैं। इतना खूबी से पोर्ट्रेट किया है डायरेक्टर भाई साहब ने और सब लोगों को पता है कि सच्ची घटनाओं पर आधारित है। नॉवल से ली गई है इस मूवी की कहानी। तो आई रिक्वेस्ट हो वीडियो को पूरा देखना जरूर। तो चलिए फटाफट से मूवी की कहानी को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही सऊदी के एयरपोर्ट में 2 बंदों को दिखाया जाता है, नजीब और उसका छोटा भाई हकीम, जो केरला से सऊदी अरेबिया आते हैं काम करने के लिए। एयरपोर्ट में आने के बाद ये दोनों अपने कफिल को तलाश करते रहते हैं। तभी ये देखते हैं कि दूसरे कफिल श्रीलंका वालों को अपने साथ ले जाते रहते हैं और वो भी एसी वाले बस में। तो नजीब और हकीम यही सोचने लगते हैं कि हमारा कफिल अभी तक क्यों नहीं आया। बहुत देर तक इंतजार करने के बाद उसी एयरपोर्ट में काम करने वाले एक बंदे को फोन करने के लिए कहते हैं इसके कफिल को। फोन करने पर पता चलता है कि फोन तो रिंग हो रहा है लेकिन कोई भी पिक नहीं कर रहा। कहने लगता है कि आज फ्राइडे है ना, तो यहाँ पर हॉलिडे है, तुम लोग फिक्र मत करो, तुम्हारा कफिल किसी ट्रैफिक में फंस चुका होगा, थोड़ी देर यहीं पर वेट करो, आ जाएगा। इस तरह से ये दोनों बहुत देर तक इंतजार करते रहते हैं। दोपहर से शाम हो जाती है लेकिन इनका कफिल नहीं आता। थोड़ी देर के बाद ये दोनों ये देखते हैं कि एक शेख एयरपोर्ट के पास आकर किसी को तलाश कर रहा है। तो ये दोनों यही सोचने लगते हैं कि शायद वही हमारा कफिल है। तो तभी वो शेख इन दोनों के पास आता है, कुछ अरबी में बात करने लगता है। लेकिन नजीब और हकीम को हिंदी तक नहीं आती तो अरबी क्या आएगी। लेकिन हकीम को थोड़ी थोड़ी हिंदी आती रहती है। तो इन दोनों की बातें कुछ भी समझ में नहीं आती तो वो शेख वहाँ से चला जाता है। दोबारा ये दोनों अपने कफिल का इंतजार करते रहते हैं। तो थोड़ी देर के बाद दोबारा वही शेख इन दोनों के पास आकर इनके पासपोर्ट्स और इनके वीजे को चेक करने लगता है और अरबी में बात करते हुए इसके ट्रक में आने के लिए कहता है। तो हकीम और नजीब यही सोचने लगते हैं कि शायद यही हमारा कफिल है। लेकिन इन दोनों के मन में एक और सवाल भी आता है कि श्रीलंकन वालों को तो एसी बस में ले गए, लेकिन हमारा कफिल तो इस खटारी ट्रक में ले जा रहा है। खैर जो भी हो, इसके ट्रक में बैठ जाते हैं। तो ये कफिल इन दोनों को अपने प्लेस पर ले जाने लगता है। रास्ते के दरमियान नजीब हकीम से कहने लगता है, अरे यार, इस हड़बड़ी में हमने घर को कॉल करना ही भूल गए, माँ बहुत परेशान होगी। तो हकीम उस कफिल से गाड़ी रोकने के लिए कहता है, इनके घर को कॉल करना है, मतलब किसी फोन बूथ के पास रोकने के लिए कहता है। लेकिन वो कफिल कहने लगता है, अरे ऐसे मत झागो, जाओ अंदर जाओ वरना तुम गिर जाओगे, हमेशा पता नहीं क्या बड़बड़ाते रहते हो। तो उसी रास्ते से गाड़ी से एक और अरबी वाले जा रहे होते हैं। दूसरा वाला बंदा इस कफिल से पूछने लगता है कि इन दोनों को मार्केट ले जा रहे हो। तो ये कफिल कहने लगता है, अरे नहीं यार, इन दोनों की तबीयत बिगड़ चुकी है, इसीलिए हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ। इस तरह से झूठ कहने लगता है। उसके बाद बहुत ही लंबा सफर तय करने के बाद इन दोनों को किसी रेगिस्तान पर लाता है। ये रेगिस्तान देखकर इन दोनों के तो होश ही उड़ जाते हैं। उस कफिल को समझाने की कोशिश करने लगते हैं कि हमें तो टाउन में जाना चाहिए था, आप हम दोनों को यहाँ पर क्यों लाए। लेकिन वो कफिल दूसरे शेख को बुलाकर कहने लगता है कि तुम इस छोटे लड़के को रख लो, मैं कल सुबह आऊँगा। इस तरह से ये बूढ़ा वाला कफिल नजीब को गाड़ी में ही बैठने के लिए कहता है और जबरदस्ती हकीम को दूसरे शेख को दे देता है। ये दोनों चीखने चिल्लाने लगते हैं कि हम दोनों को जुदा मत करो। लेकिन वो बूढ़ा वाला कफिल नजीब को बहुत मारने पीटने लगता है, गाड़ी में बैठने के लिए कहता है। बेचारे को कुछ भी समझ में नहीं आता। उसके बाद कफिल नजीब के साथ लंबा सफर तय करके नजीब को दूसरी जगह पर लाता है। यहाँ पर एक और शेख रहता है। इससे कहने लगता है कि देखो, मैं तुम्हारे लिए एक बंदे को लाया हूँ, इसे तुम रख लो। नजीब अपनी लैंग्वेज में इसको भी समझाने की कोशिश करने लगता है लेकिन लैंग्वेज कहाँ पर आती है। खैर इसी जगह पर एक हिंदी बोलने वाला बूढ़ा बंदा होता है। नजीब से पूछने लगता है, अरे भाई कौन हो तुम, यहाँ पर क्यों आए हो, क्या तुमको यहाँ का काम पता है। बाद में नजीब इशारों से पानी पूछने पर वो हिंदी वाला बंदा एक टैंकी को दिखाने लगता है। बहुत देर से बेचारा नजीब पानी नहीं पिया होता तो वहाँ का पानी पीकर वहीं पर हल्के से लेटने लगता है। लेकिन तभी एक ऊँट आकर नजीब को जगाने लगती है। इस ऊँट को देखकर नजीब बहुत डर जाता है। उसके बाद नजीब उस शेख के टेंट के अंदर जाकर वहाँ पर सोने की कोशिश करने लगता है क्योंकि टेंट के बाहर बहुत ही ठंडी होती है और ऊपर से रेतीली जमीन। बहुत ही मुश्किल से एडजस्ट कर लेता है इस टेंट के अंदर। सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। एक्चुअली नजीब अपने गाँव में नदी तालाब से रेत गैदर करने का काम किया करता था। इसी दरमियान में नजीब एक दिन ये देखता है कि इसका फ्रेंड गल्फ की सिगरेट पी रहा है।
मतलब इसका फ्रेंड का कोई रिश्तेदार गल्फ जाकर बहुत ही अच्छी तरह से पैसे कमाया होता है। सो नजीब अपने फ्रेंड से पूछने लगता है कि गल्फ जाने के लिए कितने पैसा खर्चा होंगे। इसका फ्रेंड कहने लगता है कि तकरीबन 30,000 में वीजा आ जाएगा। अगर तुम जाना चाहते हो तो बोलो, मैं एक बंदे को जानता हूँ। नजीब कहने लगता है, अरे यार मेरे पास इतने पैसे कहाँ पर है, अब तो घर बेचना ही पड़ेगा। इसका फ्रेंड कहने लगता है, अरे बेचने की क्या जरूरत, अपने घर को गिरवी पर रख दो और बस गल्फ जाने के बाद 2 महीनों के अंदर तुम्हारे पैसे वापस आ जाएंगे, तुम्हारे सारा कर्जा उतर जाएगा। लोग ऐसे ही तो करते हैं, बस 2 या 4 साल काम करो फिर वापस इंडिया आकर सेटल हो जाओ। तुम जाना चाहते हो तो बोलो, मैं अपने मामा को बताऊंगा। तो इसके कुछ दिनों बाद नजीब उसी तरह से अपने घर को गिरवी पर रखकर 30,000 रुपए पैसे जमा कर लेता है। इसके फ्रेंड के पास जाने पर इसका फ्रेंड नजीब को इसके मामा के पास ले आता है, जो दूसरे बंदों को गल्फ भेजने का काम करता है, समथिंग लाइक एजेंट। पैसे लेकर वो बंदा कहने लगता है कि बॉम्बे जाने के बाद वहाँ के एजेंट को 10,000 रुपए देना होगा, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी लाइफ सेटल। खैर दूसरे सीन में नजीब की बीवी सैनू को दिखाया जाता है, वही अमला पॉल मोहतरमा। बात यह है कि सैनू की दोनों भाई गल्फ में ही काम करते हैं, अच्छा खासा पैसा कमा चुके होते हैं। अब नजीब के पास एक छोटा सा घर होता है, ये भी गल्फ जाकर अच्छे से काम करके अपने घर की मरम्मत करवाना चाहता है। और यहाँ पर एक और बात यह है कि सैनू फिलहाल प्रेग्नेंट होती है। नजीब गल्फ जाने की खुशी में नजीब की बीवी और उसकी माँ काफी सारे पकवान पकाने लगते हैं नजीब को पार्सल भेजने के लिए। उसके बाद सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है। जब नजीब उस टेंट के अंदर सो रहा होता है तो वो शेख नजीब को लात से मारकर उठाने लगता है, इसको गालियाँ देने लगता है कि तुम एक नौकर होकर मेरे टेंट के अंदर कैसे सो सकते हो, जाओ बाहर जाकर सो जाओ। नजीब बहुत रिक्वेस्ट करने लगता है कि बाहर बहुत ठंड है, यहाँ पर मैं कहाँ पर सोऊं। खैर सुबह होने के बाद नजीब ये देखता है कि वो हिंदी बोलने वाला बूढ़ा बंदा भेड़ बकरी से दूध निकाल रहा है। नजीब इस बंदे से पूछने लगता है कि आपका नाम क्या है। ये बूढ़ा बंदा कहने लगता है, मैं तो अपना नाम भूल गया। इस तरह से वो बंदा नजीब के हाथ में दूध थमाकर उस अरबी को देने के लिए कहता है, लेकिन नजीब को तो हिंदी भी नहीं आती ना। वो यही सोचने लगता है कि ये बंदा मुझे दूध दे रहा है पीने के लिए, इस तरह से ये दूध पीने लगता है। ये देखने के बाद ये हिंदी बोलने वाला बंदा नजीब को बहुत डांटने लगता है, अरे कमबख्त, ये दूध पीने के लिए तुमको किसने कहा, ये दूध ले जाकर कफिल को देकर आओ। इस तरह से नजीब को बार बार समझाने पर नजीब उस टेंट के पास जाकर उस कफिल को दूध देने लगता है। वो शेख दूध पीने के बाद नजीब दोबारा अपनी लैंग्वेज में उसको समझाने की कोशिश करने लगता है कि लगता है मैं यहाँ पर गलती से आ गया, प्लीज मुझे वापस एयरपोर्ट पर ड्रॉप कर दीजिए। इस तरह से बहुत रिक्वेस्ट करने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है पैरों पर गिरकर, लेकिन वो अरबी नजीब को धक्का देकर अपने टेंट से बाहर कर देता है। खैर थोड़ी देर के बाद कल रात वाला बूढ़ा कफिल यहाँ पर आता है, तो दोबारा नजीब इन दोनों को अपनी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करने लगता है कि प्लीज मुझे वापस एयरपोर्ट पर ड्रॉप कर दीजिए, मैं वापस जाना चाहता हूँ, मैं इस काम के लिए नहीं आया, मेरा वीजा अलग है, चाहे तो आप मेरे एजेंट से बात करिए। इस तरह से अपने एजेंट का नंबर इन दोनों को दिखाने लगता है, इसको फोन करने के लिए कहता है, लेकिन वो बूढ़ा कफिल बहुत ही चालाक होता है, उस फोन नंबर को लेकर इस पेपर को फाड़ देता है। बेचारा नजीब बहुत रोने लगता है, अरे ये आप लोगों ने क्या किया, मेरे पास ये एक लौता सबूत है मेरे घर वालों को कांटेक्ट करने के लिए, लेकिन वो लोग नजीब पर रहम ही नहीं करते। खैर थोड़ी देर के बाद ये दो शेख अपने टेंट में रोटी पकाकर खाते रहते हैं। ये दोनों नजीब को भी बुलाने लगते हैं। अब बेचारा नजीब बहुत देर से कुछ खाया नहीं होता ना, तो भूख के मारे उस टेंट के अंदर जाने पर ये दोनों नजीब को एक रोटी देने लगते हैं। एक्चुअली इसका नाम होता है खुबूस, और इसी तरह यहाँ पर कोई मटन चिकन करी भी नहीं होती। ये दोनों नजीब को सिखाने लगते हैं कि इस रोटी को पानी में डुबाकर खाना होगा। बेचारा नजीब ऐसे ही खाने लगता है, और वो भी बहुत ही मुश्किल से। उसके बाद नजीब उस हिंदी बोलने वाले बंदे के पास जाता है जो किसी जगह पर भेड़ियां चराते रहता है। पूछने लगता है कि भैया यहाँ पर रोड कहाँ पर है। ये बंदा कहने लगता है, रोड, अरे रोड तो बहुत दूर है, पता नहीं कहाँ पर है, मैंने रोड को देखे हुए कई साल हो गए, और कितने साल से ये यहाँ पर रहते आ रहा है ये भी इस बंदे को याद नहीं होता। खैर उसी रेगिस्तान में एक टूटी हुई गाड़ी होती है। रात होने के बाद नजीब इस गाड़ी के अंदर सोने लगता है, दोबारा अपने फ्लैशबैक को याद करने लगता है। एक्चुअली नजीब की बीवी सैनू का एक छोटा सा सपना होता है कि नजीब गल्फ जाकर इनके घर को अच्छे से ठीक करवा दे, और इसी तरह इनके बच्चे को एक अच्छे से स्कूल में दाखिला दिलवाए, एक छोटी सी बोट खरीद लेंगे। इसी रोमांटिक बातों के दरमियान ये दोनों अपने बच्चों के नाम को भी डिसाइड कर लेते हैं कि अगर बेटा होगा तो ये नाम रखेंगे, अगर बेटी होगी तो ये नाम रखेंगे। इस तरह से फाइनली वो दिन आ ही जाता है जिस दिन नजीब अपने गांव को छोड़कर गल्फ जाने वाला होता है। नजीब के साथ साथ हकीम भी आने लगता है, और सच में यहाँ पर ये सीन ना बहुत ही इमोशनल होता है। हैट्स ऑफ टू द डायरेक्टर, जो इस सीन को हम ऑडियंस बहुत ही अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं। वो बैकग्राउंड म्यूजिक, वो डायलॉग्स,
खैर प्रेजेंट डे पर जब नजीब किसी जगह पर टॉयलेट कर रहा होता है, तभी वो बूढ़ा शेख आकर इसको लात से मारने लगता है, इसको बहुत गालियां देने लगता है। नजीब अपनी ही लैंग्वेज में समझाने लगता है, अरे अब मैंने क्या गलती कर दी, मैं तो टॉयलेट कर रहा हूँ ना। लेकिन वो कफिल पानी लेकर चला जाता है। नजीब कहने लगता है, अरे बिना पानी के मैं कैसे धोऊंगा। तभी वो हिंदी बोलने वाला बूढ़ा बंदा नजीब से कहने लगता है, अरे वो पानी खरीद कर लाता है, अगर तुम ऐसे ही बर्बाद करोगे क्या उसको गुस्सा नहीं आएगा। नजीब पूछने लगता है, तो फिर मैं साफ कैसे कर लूँ। वो हिंदी बोलने वाला बंदा कहने लगता है कि रेत से कर लो बेटा। बेचारे नजीब को बहुत शर्म आने लगती है। थोड़ी देर के बाद टंकी में पानी भरने वाला एक बंदा यहाँ पर आता है। नजीब इस बंदे से भी मदद मांगने लगता है, क्या तुम मुझे अपनी गाड़ी में यहाँ से दूर ले जाओगे, मुझे शहर में छोड़ दोगे। इस तरह से जब बात कर रहा होता है तो वो बूढ़ा कफिल इन दोनों के पास आकर नजीब को बहुत डांटने लगता है कि तुम इससे क्या बात कर रहे हो। इस तरह से बेल्ट लेकर भी नजीब को बहुत मारने पीटने लगता है। जब नजीब इस शेख को रोकने लगता है तो वो शेख अपनी गन लाकर नजीब को डराने लगता है। उसी गन से बेचारे को बहुत मारने पीटने लगता है। बेचारा नजीब दुखी होकर दोबारा अपने फ्लैशबैक को याद करने लगता है कि नजीब इस रेगिस्तान में बूंद बूंद के लिए तरस रहा है। लेकिन जब नजीब अपने गांव में था, अपनी बीवी के साथ रोमांटिकली स्नान किया करता था, पानी की कोई कमी ही नहीं थी। इस तरह से अपने स्वीट मेमोरीज को याद करने लगता है। खैर एक दिन वो शेख नजीब को उसकी नींद से जगाकर बकरियों के पास लाकर दूध निकालने के लिए कहता है। नजीब कहने लगता है कि मुझे तो दूध निकालना नहीं आता, वो तो मेरा काम नहीं है ना। वो हिंदी बोलने वाला बंदा कहाँ पर है। लेकिन वो बंदा यहाँ पर मौजूद नहीं होता, जिसकी वजह से नजीब इन भेड़ से दूध निकालने की कोशिश करने लगता है, लेकिन इसको निकालना ही नहीं आता। वो भेड़ नजीब को लात से मारने लगती है। तो वो शेख नजीब को दूध निकालना सिखाने लगता है कि कैसे निकालते हैं। तो बाद में बेचारा नजीब बहुत ही मुश्किल से इन भेड़ियों से दूध निकालने लगता है। उसके बाद नजीब इन भेड़ों को चराने का काम करने लगता है, और वो भी बहुत ही मुश्किल से। इसी दरमियान में दो भेड़ एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लगते हैं। तो नजीब फटाफट से उन दोनों के पास जाकर इनकी लड़ाई को रोकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो भेड़ उल्टा नजीब की कमर को तोड़ देते हैं। बेचारा नजीब बहुत जख्मी होने लगता है। तभी वहाँ पर वो बूढ़ा कफिल आकर गोली चलाने पर वो सारे भेड़ वहाँ से दूर भागने लगते हैं। बाद में वो बूढ़ा कफिल नजीब के पास आकर इसको लात से मारकर जगाने लगता है। नजीब अपनी लैंग्वेज में समझाने लगता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझे हॉस्पिटल पर जाना है। लेकिन वो बूढ़ा कफिल कहने लगता है कि तुम्हारी बकबक बंद करो, चलो काम पर लगो। बेचारा नजीब वहीं पर बैठकर बहुत रोने लगता है। तभी वहाँ के सारे भेड़ बकरी मैं करके चिल्लाते हुए नजीब को मोटिवेट करने लगते हैं। खैर देखते ही देखते कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन नजीब अपना चेहरा गाड़ी के शीशे में देखकर इसके तो होश ही उड़ जाते हैं। इसका हुलिया तो टोटली बदल चुका होता है, काला हो चुका होता है, इसके बाल बढ़ चुके होते हैं। तभी वो बूढ़ा कफिल आकर नजीब को डांटने लगता है कि शीशे में क्या देख रही हो, अपनी सुंदरता, चलो जाकर काम पर लगो। तो बाद में नजीब उसी एक शीशे का टुकड़ा लेकर अपनी दाढ़ी को कट करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन नहीं हो पाता बेचारे से। नजीब बहुत रोने लगता है, अपनी माँ को याद करने लगता है कि माँ ये काम मुझसे नहीं हो पा रहा, मैं नहीं कर सकता, मैं बहुत तंग आ चुका हूँ, थक चुका हूँ। इस तरह से बहुत फूट फूट के रोने लगता है। फाइनली नजीब एक बहुत बड़ी पहाड़ी के ऊपर जाता है आत्महत्या करने के लिए। इसके पास यही एक रास्ता होता है। तभी नीचे ये दिखता है कि कुछ गिद्धे किसी चीज को नोच नोच कर खा रहे हैं। नजीब फटाफट से नीचे जाकर देखने पर इसको ये बात पता चलती है कि नीचे उस हिंदी बोलने वाले बंदे की लाश पड़ी होती है। पता नहीं कितने दिनों से ये यहाँ पर मरा पड़ा है। ये गिद्धे इसको नोच नोच कर खाते रहते हैं। इसी दरमियान में वो सारे गिद्धे नजीब पर भी हमला करने लगते हैं, इसको भी नोचने लगते हैं। बेचारा नजीब फटाफट से वहाँ से दूर चले आता है। सोचने लगता है क्या मेरी भी ऐसी ही हालत होगी। खैर साइनू ने नजीब को कुछ अचार वगैरह दिया होता है खाने के लिए। तो नजीब जब जब इस बोतल को ओपन करके उसकी खुशबू सूंघते रहता है, इसको अपनी फैमिली की याद आती रहती है। खैर एक दिन नजीब भेड़ बकरी चराते चराते, मुझे एक बात समझ में नहीं आई, इस पूरे रेगिस्तान में ये भेड़ बकरियों को कैसे चराते हैं। खैर नजीब चराते चराते यहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी वो बूढ़ा कफिल नजीब को देख लेता है। अपने ऊँट के जरिए से फटाफट से इसको फॉलो करने लगता है, हवा में गोलियां चलाने लगता है और उसी तरह अपनी गन से नजीब का एक पैर तोड़ देता है। बेचारे को बहुत टॉर्चर करने लगता है, यहाँ वहाँ पर भी मारने लगता है और रात होने के बाद किसी जगह पर बांध के रख देता है। नजीब को पानी तक नहीं देता। रात होने के बाद बेचारा नजीब बहुत ही मुश्किल से अपने हाथों को खोलकर पानी पीने लगता है, और वो भी जानवरों की तरह। देखते ही देखते और कुछ दिन गुजरने लगते हैं। एक दिन जब नजीब भेड़ बकरी चरा रहा होता है, तभी अचानक से काले बादल घिरने लगते हैं। देखते ही देखते इस रेगिस्तान में बर्फ की बारिश होने लगती है।
तो नजीब फटाफट से अपनी भेड़ बकरी को लेकर एक गुफा के अंदर जाने लगता है। यहाँ आने के बाद अपनी सूखी रोटी को खाने लगता है। तभी नजीब को उस गुफा के अंदर से एक अजीब की आवाज सुनाई देती रहती है, एक धुन सुनाई देती रहती है। नजीब धीरे धीरे उस गुफा के अंदर जाने पर नजीब इस पहाड़ी से उस पार निकल जाता है और कुछ ही दूरी पर नजीब को एक बंदा नजर आता है। पूछने लगता है कि कौन हो भाई तुम? तो वो बंदा और कोई नहीं हकीम होता है और इसकी हालत भी बहुत ही बुरी होती है। पता नहीं कितनों महीनों के बाद इन दोनों की मुलाकात हुई। ये दोनों बहुत ही इमोशनल होकर एक दूसरे को हक करने लगते हैं। हकीम कहने लगता है कि भैया मुझे काफी जगह पर काम पर रखा, वो लोग मुझे बहुत टॉर्चर कर रहे हैं भैया, प्लीज हम दोनों यहाँ से निकल चलते हैं ना। नजीब कहने लगता है कि मैंने बहुत बार कोशिश की हकीम, लेकिन हर बार नाकामयाब रहा। चारों तरफ रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। इस तरह से इन दोनों के बीच थोड़ी इमोशनल सी बातें होने लगती है। हकीम कहने लगता है कि बस भैया मैंने तुमको देख लिया, अगर मैं मर भी जाऊं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे वो देखो मेरा कफिल आ गया, मैं चलता हूं भैया, हम बाद में मुलाकात करते हैं। खैर दूसरे दिन जब नजीब ऊँटों को चरा रहा होता है तो कुछ ही दूरी पर नजीब को हकीम नजर आता है और हकीम नजीब के लिए किसी जगह पर एक पेपर को रखकर जाता है। नजीब बेचारा लंगड़ाते हुए उस पेपर के पास जाने लगता है। मतलब कफील ने नजीब का पैर तोड़ दिया था ना, इसकी वजह से ये बेचारा लंगड़ा हो जाता है। पेपर के पास जाने पर वो पेपर हवा के जरिए से उड़ने लगता है, लेकिन नजीब बहुत ही मुश्किल से उस पेपर को हासिल कर ही लेता है। एक्चुअली ये हकीम की तरफ से एक खत होता है। हकीम लिखता है कि भैया मैं यहाँ पर काम पर ज्वाइन हुए कुछ ही दिन हुए और मेरे साथ इब्राहिम नाम का एक अफ्रीकन बंदा भी रहता है और उसको यहाँ के सारे रास्ते पता है। मैंने इब्राहिम को हम दोनों की प्रॉब्लम समझाई, वो हम दोनों को यहाँ से ले जाएगा भैया। सो दूसरे दिन मौका देखकर ये तीनों किसी जगह पर मुलाकात करते हैं, नजीब, हकीम, वो अफ्रीकन बंदा इब्राहिम। और यहाँ पर एक और बात यह है कि ढंग से खाना ना होने की वजह से नजीब के गले से आवाज ही नहीं आ रही होती, बहुत ही धीमे धीमे बात करते रहता है। इब्राहिम कहने लगता है कि कुछ दिनों बाद बड़े वाले कफील की बेटी की शादी है, सारे लोग वहाँ पर जाएंगे, तो हम तीनों मौका देकर यहाँ से भाग निकलना होगा, वही सही टाइम है। इस तरह से इब्राहिम अपना प्लान इन दोनों को बताने लगता है, तो ये दोनों भी ओके कह देते हैं। सो कुछ दिनों बाद वो सारे कफिल अपनी भेड़ बकरी के लिए चारा मंगवाकर ये सारे लोग शादी पर जाने लगते हैं शहर पर। जब सारे कफिल चले जाते हैं तो तभी नजीब अपने शरीर से सारे कपड़े उतारकर उस पानी की टंकी के पास जाकर नहाने लगता है। पता नहीं कितने महीनों से ये नहाया नहीं होता। उसके बाद नजीब अपने वो पुराने कपड़े पहनता है, शर्ट और पैंट, जो पहली बार यहाँ पर आया था ना वो वाला जोड़ा। बेचारे की पैंट बहुत ही लूज हो चुकी होती है, मतलब इतना स्लिम हो चुका होता है ये। तो नजीब एक रस्सी लेकर अपनी पैंट को बांधने लगता है अपनी कमर से। उसके बाद नजीब यहाँ के भेड़ बकरी ऊँटों को चारा पानी डालकर इन सारे लोगों को टाटा बाय बाय बोलने लगता है। इस तरह से ये तीनों अपने अपने काफिले से निकल जाते हैं। खैर रात होने के बाद ये तीनों किसी जगह पर पहुँचते हैं, किसी काफिले के पास। तभी पानी की प्यास लगने पर इब्राहिम वहाँ पर जाकर पानी हासिल करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ के शेख इब्राहिम को देखकर इन तीनों पर गोलियां चलाने लगते हैं। ये तीनों अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगते हैं। मतलब इस तरह से रात भर भागते ही रहते हैं। सुबह होने के बाद जब ये तीनों अपनी नींद से जाकर जब अपने आगे देखते हैं तो चारों तरफ रेत ही रेत होती है। मतलब कल रात ये तीनों हड़बड़ाई में इधर उधर भागे थे ना, जिसकी वजह से इब्राहिम रास्ता भूल चुका होता है। इब्राहिम को ही पता नहीं होता कि ये लोग फिलहाल कहाँ पर है, किस दिशा में जाना है, लेकिन फिर भी ये तीनों अपनी जर्नी कंटिन्यू करने लगते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद हकीम ये देखता है कि बहुत दूरी पर एक ऊंट पानी पी रही है, वहाँ पर भागने लगता है। इब्राहिम हकीम को समझाने लगता है, अरे वहाँ पर पानी नहीं है, नो वाटर। तो वहाँ पर जाने के बाद पता चलता है कि वहाँ पर तो एक ऊंट मरी पड़ी है, वहाँ पर कोई भी पानी का बूंद नहीं है। खैर थोड़ी दूर आने के बाद ये तीनों किसी जगह पर नमाज पढ़ने लगते हैं। इसी दरमियान में वहाँ के रेतीले जहरीले सांप बाहर निकलने लगते हैं। ये देखकर इब्राहिम हकीम को वहाँ से साइड में निकाल लेता है, लेकिन बेचारा नजीब उसी जगह पर फंस के रह जाता है। इब्राहिम नजीब से कहने लगता है कि तुम हिलो मत, वहीं पर खड़े रहो। तो नजीब अपनी जान हथेली पर लेकर वहीं पर खड़ा रहता है। जब वो सारे सांप चले जाते हैं तब जाके नजीब को तसल्ली होती है। और इसी तरह नजीब का एक पैर बहुत जख्मी हो चुका होता है, मतलब इसके पैर पर चप्पल नहीं होते, चप्पल कहीं पर गुम गए, जिसकी वजह से इसके पैर पर छाले पड़ चुके होते हैं। इब्राहिम अपना कोट निकालकर नजीब के पैरों पर पिनाने लगता है ऐसे चप्पल की तरह। सच में यहाँ के 40 मिनट के सीन्स है ना, वो सच में बहुत ही लाजवाब यार। वो लोकेशंस, इन तीनों का स्ट्रगल, पानी की प्यास, सच में इमोशन में डुबा देती है ये मूवी। काफी देर तक बेचारे ये तीनों चलते रहते हैं। पानी का एक कतरा भी मौजूद नहीं होता।
बेचारा इब्राहिम अपना पसीना हकीम पिलाने लगता है जब लेकिन चलते चलते दूसरे दिन बेचारे हकीम की मौत हो जाती है। बेचारा नजीब बहुत फूट फूट के रोने लगता है। इसी दरमियान में इब्राहिम ये देखता है कि कुछ ही दूरी पर रेत का तूफान आने वाला है। इब्राहिम नजीब को फटाफट से यहाँ से निकलने के लिए कहता है। बहुत ही मुश्किल से ये दोनों उस तूफान से बाहर निकलते हैं। तूफान की वजह से हकीम की लाश कहीं पर गुम हो जाती है, दफन हो जाती है। खैर दूसरे दिन ये दोनों दोबारा अपनी जर्नी कंटिन्यू करने लगते हैं। अब धीरे धीरे इब्राहिम के अंदर भी ताकत कम होने लगती है, ये भी चल नहीं पाता। उसके बाद कुछ दूर जाने पर इन दोनों को एक छोटा सा तालाब नजर आता है। जब नजीब उस तालाब के अंदर जाने ही वाला होता है, इब्राहिम नजीब को रोकने लगता है। पता नहीं क्यों, शायद ये तालाब जहरीला हो सकता है। बाद में इब्राहिम एक कपड़े की मदद से नजीब की प्यास को बुझाने लगता है, अपनी प्यास भी मिटाने लगता है। उसी जगह पर इब्राहिम को एक कांच का शीशा मिलता है, तो इब्राहिम इस कांच के शीशे से एक अच्छी सी धुन प्ले करने लगता है, जिसकी वजह से थोड़ी देर के बाद यहाँ पर काफी सारे परिंदे मंडराने लगते हैं। सो इससे इब्राहिम को पता लग जाता है कि ये दोनों किस दिशा में जाना होगा। इस तरह से दोबारा ये दोनों अपनी जर्नी कंटिन्यू करने लगते हैं, जाते रहते हैं। लेकिन नजीब की बॉडी में अब इतनी ताकत नहीं होती। रात होने के बाद ये दोनों किसी जगह पर सो जाते हैं। सुबह होने के बाद नजीब ये देखता है कि इसके आसपास इब्राहिम मौजूद नहीं है। इब्राहिम तो यहाँ से जा चुका होता है और जाते जाते नजीब के लिए एक बोतल में पानी छोड़कर जाता है। तो इसी पानी को पीते हुए नजीब अपनी जर्नी को कंटिन्यू करने लगता है। खैर फाइनली शायद 2 दिनों के बाद नजीब को एक सड़क नजर आती है। बहुत ही मुश्किल से नजीब इस सड़क के पास आकर गाड़ियों से लिफ्ट मांगने लगता है, लेकिन कोई भी नजीब को लिफ्ट ही नहीं देना चाहता। दूसरे दिन एक शेख नजीब की हालत को देखकर इसकी मदद करने लगता है। नजीब को अपनी गाड़ी में बिठाकर इसको पानी देकर इसको शहर में ड्रॉप कर देता है। उसके बाद क्या था, नजीब एक मलयाली के हाथ लग जाता है। वो मलयाली नजीब को नहला धुलाकर साफ सुथरा करने लगता है, इसके बाल कटवाता है, इसका ट्रीटमेंट करवाने लगता है। 2 दिनों के बाद नजीब इस मलयाली से अपने घर के बारे में, अपने बारे में इसको बताने लगता है। तो वो मलयाली बंदा नजीब के घर वालों को कॉल करके नजीब को बात करने के लिए कहता है। तो इतने सालों बाद तकरीबन 4 साल हो चुके होते हैं, तब जाके नजीब अपनी बीवी सैना से बात करते रहता है। सच में ये सीन भी बहुत ही इमोशनल है। उसके बाद वो मलयाली नजीब को पुलिसों के हवाले कर देता है, क्योंकि नजीब के पास तो अकामा नहीं होता और नजीब जैसे लोगों को सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट वापस इंडिया भेज देती है। तो इसका इंतजाम होते रहता है। उसी पुलिस स्टेशन में नजीब इब्राहिम की फोटो को देखता है। शायद इब्राहिम मिस हो चुका होता है या तो फिर मर चुका होता है, पता नहीं। खैर दूसरे दिन जेल में नजीब जैसे लोगों को लाइन से खड़ाने लगते हैं और इन लोगों को देखने के लिए कुछ कफिल यहाँ पर आने लगते हैं। और एक कफिल तो एक बंदे को बहुत मार पीट कर वापस इसको अपने काम पर ले जाने लगता है। मतलब कुछ लोग होते हैं ना जो वर्क प्लेस से भागकर निकल जाते हैं, तो पुलिस वाले ऐसे कफिल को यहाँ पर बुलाते हैं। तो इसी दरमियान में नजीब का वो कफिल भी यहाँ पर आता है, वो बूढ़ा वाला कफिल। इसको देखकर नजीब धीरे धीरे छुपने लगता है, लेकिन वो बूढ़ा वाला कफिल नजीब को देखकर पहचान लेता है और इसके पास आकर कहने लगता है कि मैं तो तुम्हारा कफिल नहीं हूँ, अगर मैं तुम्हारा कफिल होता तो तुमको मार पीट कर यहाँ से ले जाता। तो तब जाके बेचारे नजीब को ये बात समझ में आती है कि नजीब के साथ धोखा हुआ। तब जाके नजीब को तसल्ली होने लगती है, बेचारा बहुत रोने लगता है। खैर फाइनली 3 महीने जेल में रहने के बाद नजीब को आउट पास मिल जाता है। नजीब और कुछ लोगों को सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट इंडिया भेजने का इंतजाम कर देती है और नजीब ये कहने लगता है कि सारे लोग गल्फ जाकर अपनी फैमिली के लिए काफी सारी चीजें लाकर देते हैं, लेकिन सैना मेरे पास तुमको देने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे पास सिर्फ एक ही चीज है और वो है मेरी उम्र, यही मैं तुमको और मेरे बच्चे को दे सकता हूँ। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। ये सिर्फ नजीब की ही कहानी नहीं है, नजीब जैसे ऐसे काफी सारे लोगों की कहानी है जो अपना देश, अपना घर, अपना गांव छोड़कर विदेश जाकर काम करते हैं और वहाँ पर धोखा खाकर फंस कर रह जाते हैं। मैंने ऐसे काफी सारे रियल इंसिडेंट्स को सुना भी है। खैर मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।